हेलो गाइस, योवर पाठशाला वेद अशोक में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं उसे बिना मैप के समझना मुश्किल है, और अगर सही से समझ लिया तो जियोग्राफी बहुत आसान लगने लगेगी। कल्पना कीजिए कि भारत के चारों तरफ जहां जमीन खत्म होती है और समुद्र शुरू होता है वही हमारा तट रेखा कहलाती है, जिसको इंग्लिश में कोस्टल लाइन कहते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि भारत की कुल तट रेखा कितनी है? पूर्वी तट और पश्चिमी तट में क्या अंतर है? और कौन सा तट ज़्यादा कटा फटा है? दोस्तों, इन सब का जवाब आपको आज की क्लास में मिलने वाला है। आज की क्लास में हम समझेंगे कि भारत की कुल तट रेखा कितनी है, पश्चिमी घाट में कौन कौन से तट आते हैं, पूर्वी घाट में कौन कौन से तट आते हैं, और इसके साथ साथ हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इस क्लास को एंड तक देखते हैं तो तट रेखा, जिसको इंग्लिश में कोस्टल लाइन कहते हैं, से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास तट रेखा। सबसे पहले बात करते हैं कि तट रेखा कहते किसे हैं। तो जहां जमीन खत्म हो और समुद्र शुरू हो वह रेखा तट रेखा कहलाती है। तो क्या, जहां पर जमीन खत्म हो जाए और समंदर शुरू हो जाए तो वह रेखा जहां जमीन और पानी मिलते हैं उसी को क्या बोलते हैं? तट रेखा बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई जमीन है, ठीक है, ये जमीन यहाँ पे खत्म हो गई और यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया? ये पानी स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया है? पानी स्टार्ट हो गया है। तो ये जो लाइन है ना, ये वाली जहाँ जमीन खत्म हुई है और पानी स्टार्ट हुआ है, इसी लाइन को क्या बोलेंगे? तट रेखा बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे? तट रेखा बोलते हैं। तो जहां पे जमीन खत्म हो जाए और समुद्र शुरू हो जाए उसी को तट रेखा या कोस्ट लाइन बोलते हैं। तो वह रेखा जहां पर जमीन और पानी मिलते हैं। और ये जो तट रेखा है ये बदलती रहती है, लहरों और ज्वार भाटा से इसका आकार भी बदलता रहता है। तो जैसे लहर समुद्र की लहरें आएंगी तो ये क्या होगा? इसका आकार और लंबाई क्या रहती है? बदलती रहती है। अगर वर्तमान में बात की जाए तो भारत की तटरेखा लगभग 7,516 किलोमीटर है। तो जहां पर जमीन मिले पानी से उसी को क्या बोलते हैं? तटरेखा कहते हैं। तो तटरेखा वह जगह होती है जहां पे जमीन खत्म हो जाती है और समुद्र शुरू हो जाता है, और उस रेखा पर जमीन और पानी दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। अब बात करें भारत की तटरेखा की, तो भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 7,516 किलोमीटर के लगभग है, और जिसमें केवल मुख्य भूमि की बात की जाए तो 6100 किलोमीटर है, और द्वीपों सहित कितनी है? 7,516। तब आपको एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि केवल मुख्य भूमि का क्या मतलब है और ये द्वीपों सहित क्या मतलब है। देखिए, मुख्य भूमि का मतलब है हमारा जो समुद्र है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, गुजरात से, ठीक है, यहाँ से हमारा समुद्र स्टार्ट हो जाता है लगना, जमीन के साथ में समुद्र लगना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो मैं रेड रेड डॉट लाइन खींच रहा हूँ और ये लाइन जहां तक जा रही है, तो जहां तक समुद्र से ये लाइन, इसकी टोटल लंबाई कितनी है? इसकी जो टोटल लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। कितनी है? 6100 किलोमीटर है। इसी को केवल मुख्य भूमि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य भूमि। अब अगर इसमें जो हमारा अंडमान निकोबार है द्वीप भी, अगर उसकी तटरेखा को भी जोड़ दिया जाए, और इधर की साइड में लक्षद्वीप है, क्या है? लक्षद्वीप है। अगर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार इन दोनों की तटरेखा को भी जोड़ दिया जाए तो कितनी हो जाती है? 7516 किलोमीटर हो जाती है। और अगर खाली हमारे जो राज्य हैं, गुजरात से स्टार्ट होते हुए इधर चलते हैं, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये राज्य, अगर इनकी जो तटरेखा होती है ये कितनी होती है? इसकी लंबाई 6100 किलोमीटर होती है। और लेकिन जब इसमें अंडमान निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप की भी जब तटरेखा की लंबाई को जोड़ दिया जाता है तो ये लगभग कितनी हो जाती है? 7516 किलोमीटर। और अगर बात की जाए तट के प्रकार की तो दो प्रकार के होता है। जो हमारे भारत के पूर्वी ओर का तट है उसको पूर्वी तट बोलते हैं, और जो पश्चिम की ओर तट है उसको क्या बोलते हैं? पश्चिम तट। तो इधर का जो तट है उसको पश्चिमी तट बोलते हैं, और इधर का जो तट होता है उसको क्या बोला जाता है? पूर्वी तट बोला जाता है। नेक्स्ट
अब देखिए थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। लेटेस्ट जानकारी के अनुसार जो तट रेखा है वो बढ़ गई है। क्या हुआ है? बढ़ गई है। जो पुरानी तट रेखा है वो कितनी है? 7,516 किलोमीटर के लगभग है। लेकिन अगर वर्तमान नई जानकारी के अनुसार बात की जाए तो ये 11,000 किलोमीटर के, कितनी है? 11,000 किलोमीटर। ये आप याद रखिए। लेकिन अभी भी जो एग्जाम में है वो पुराना ही पूछा जाता है, नया नहीं पूछा जाता। क्या पूछी जाती है? पुरानी तटरेखा पूछी जाती है। बट ये याद रखिए, पुरानी तटरेखा है वो 7,516 किलोमीटर है और नई तटरेखा है वो 11,000 किलोमीटर है। अब बोलेंगे कि सर ये आपको कैसे पता कि नई इतनी कैसे चेंज हो गई है, पहले तो इतनी थी। तो पहले क्या है, एनसीईआरटी और पुरानी जीके में ये वाली लिखी हुई है, कितनी? 7,500 किलोमीटर। लेकिन लेटेस्ट जो सैटेलाइट से जो मैपिंग हुई है, देखिए सैटेलाइट से जब मैपिंग होती है उसमें हर एक, उसमें कुछ भी नहीं छोड़ा जाता, हर एक एक चीज को काउंट किया जाता है। छोटी छोटी सारी तटरेखाओं को काउंट कर लिया जाता है। तो उससे आधुनिक जो जीआईएस और उपग्रह मैपिंग है उसके आधार पर 11,000 किलोमीटर है। तो अगर मापन की बात की जाए तो पुरानी जानकारी जो थी उसमें सरल मापन था, मतलब कम विवरण बात की गई थी। लेकिन ये जो नई जानकारी में जो 11,000 किलोमीटर आया, इसमें बहुत विस्तृत मापन किया गया है और इसमें हर मोड़ को शामिल किया गया है। जो भी छोटे मोटे मोड़ है तटरेखा पर उस सबको शामिल किया गया है। इसीलिए ये कितनी किलोमीटर की है? 11,000 किलोमीटर। बदलाव का कारण तो देखिए इसमें तो कोई, ये तो पुराना है जो है ही है। नए में क्या हुआ? मापन तकनीकी में क्या हुआ है? बदलाव हुआ है। अब सैटेलाइट से जब मैपिंग की गई है, मापन तकनीकी में बदलाव हुआ है, तो उससे नई जानकारी के अनुसार 11,000 किलोमीटर आया है। अगर बात की जाए वास्तविक जमीन, तो वास्तविक जमीन में ना तो पुरानी जानकारी के अंदर कोई बदलाव है और न ही कोई नई जानकारी के अंदर भी कोई बदलाव। देखिए जमीन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जमीन पहले जितनी थी उतनी अब है हमारे पास, कोस्ट लाइन वाली। लेकिन बदलाव क्या हुआ है? मापन की विधि पर बदलाव हुआ है। पहले सरल विधि से द्वारा मापा जाता था, लेकिन अब क्या होता है, बहुत ही विस्तृत विधि के द्वारा मापा जा रहा है। उसके अंदर हर मोड़ को शामिल किया जा रहा है, इसीलिए जो लंबाई है वो बढ़ गई है। लेकिन आपको पुरानी वाली याद रखनी है, 7,516 किलोमीटर। एग्जाम में यही पूछी जाती है। और अगर एग्जाम में पूछी जाए नई लंबाई कितनी है, तो नई लंबाई लगभग 11,000 किलोमीटर है। ये आप याद रखिए। नेक्स्ट, अब बात की जाए सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है, तो सबसे लंबी तटरेखा है वो गुजरात राज्य की है। किस राज्य की है? गुजरात राज्य की। ये जो तटरेखा है ये क्या है? ये यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ये वाली तटरेखा समुद्र के अड़ती, और ये सबसे क्या है? सबसे लंबी तटरेखा है। क्या है? गुजरात राज्य की जो तटरेखा है ये सबसे लंबी तटरेखा है। और दूसरे नंबर पर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश की है। किसकी है? जो आंध्र प्रदेश राज्य है इसकी जो तटरेखा है ये क्या है? दूसरे नंबर पर सबसे लंबी है। और सबसे छोटी छोटी तटरेखा की बात की जाए तो किसकी है? गोवा राज्य की है। किसकी है? गोवा राज्य की है। अगर सबसे लंबी तटरेखा की बात की जाए तो गुजरात राज्य की है। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है और सबसे कम लंबाई की तटरेखा है वो गोवा राज्य की है। लेकिन ओवरऑल बात की जाए, अगर उसमें हम अंडमान और लक्षद्वीप को भी शामिल कर लें, तो सबसे लंबी जो लंबाई है वो अंडमान निकोबार द्वीप की तटरेखा की है। किसकी है? अंडमान निकोबार द्वीप तटरेखा की लंबाई सबसे अधिक है। अगर लेकिन राज्यों में बात की जाए तो राज्यों के अंदर किसकी है? गुजरात की है। लेकिन जब केंद्र शासित प्रदेश को भी शामिल कर लिया जाता है तो केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में से अगर सबसे लंबा की बात की जाए तो वो किसकी है? अंडमान निकोबार द्वीप की। तो राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। और अगर ओवरऑल बात की जाए जिसमें अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जा रही है तो सबसे लंबी जो तटरेखा है वो केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप की है। और बात की जाए सबसे छोटी, तो सबसे छोटी किसकी है? गोवा की है। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रख लीजिए, वैसे पूछा नहीं जाता। गुजरात की जो तटरेखा है वो 1600 किलोमीटर थी, आंध्र प्रदेश की 975 है और गोवा की है वो 101 किलोमीटर। ये पहले है, लेकिन लेटेस्ट में क्या हुआ है, इसमें कुछ चेंजेज हुए हैं। जो नई लंबाई जो सैटेलाइट से मापन की गई उसमें ये 2300 किलोमीटर के लगभग है। आंध्र प्रदेश 1200 किलोमीटर के है और गोवा 160 किलोमीटर। लेकिन आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये पुरानी वाली थोड़ा सा याद रखना है कि गुजरात 1600 किलोमीटर के बराबर है। आंध्र प्रदेश तट रेखा की लंबाई लगभग 975 किलोमीटर है और गोवा तटरेखा की लंबाई वो 101 किलोमीटर है। लेकिन जो नई लंबाई, मतलब ये सैटेलाइट तकनीकी से मापी गई है, इसमें हर चीज को, एक एक चीज को मापा गया है, ऐड किया गया है, इसलिए ये तटरेखा की लंबाई क्या हो गई है? बढ़ गई है।
तो आपको पुरानी वाली याद रखनी है कितने कितने किलोमीटर है, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है। नई वाली याद रखने की जरूरत नहीं है। तो नई लंबाई अधिक विस्तृत माप के कारण लंबी है। जो नई लंबाई किस लिए लंबी है, क्योंकि इसमें अधिक विस्तृत माप डिटेल में मैपिंग की गई है, इसीलिए ये लंबी है। तो भारत की तटरेखा की लंबाई, मैंने आपको कुल लंबाई आप समझ गई। कुल लंबाई के अंदर राज्य गुजरात से स्टार्ट होकर यहाँ कोलकाता तक जाती है, और उसके बाद में अंडमान और निकोबार द्वीप इन दोनों की तटरेखा को भी जोड़ दिया जाता है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप की, तो 7516 किलोमीटर आ जाता है। अगर अंडमान और निकोबार द्वीप की जो तटरेखा है और लक्षद्वीप द्वीप की जो तटरेखा, अगर ये दोनों द्वीपों की तटरेखा को अगर हटा दिया जाए तो कितनी किलोमीटर रह जाती है, 6100 किलोमीटर। और इसके अंदर दो तट होते हैं, एक पश्चिमी तट होता है और एक पूर्वी तट। तो अब बात करते हैं पश्चिमी तट जिसको पश्चिमी घाट बोलते हैं, और एक पूर्वी तट जिसको पूर्वी घाट बोलते हैं। इन दोनों के बारे में थोड़ा अच्छे से कंपैरिजन कर लेते हैं कि क्या है कैसे है। तो स्टार्ट करते हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की। तो अगर स्थान की बात की जाए तो पश्चिमी घाट है वो पश्चिमी तट के समांतर है। किसके समांतर है, पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समांतर है, और पूर्वी घाट है वो पूर्वी तट के समांतर है। तो जो हमारा पश्चिमी घाट है ये पश्चिमी तट के समांतर है, और जो पूर्वी घाट है ये पूर्वी तट के समांतर है। किसके समांतर है, पूर्वी तट के समांतर है। अगर बात की जाए विस्तार की तो पश्चिमी घाट है ये गुजरात से केरल तक है, और जबकि जो पूर्वी घाट है ये उड़ीसा से तमिलनाडु तक है। तो जो हमारा पश्चिमी घाट है वो गुजरात से केरल तक है, और जो पूर्वी घाट है वो उड़ीसा से तमिलनाडु तक है। अगर बात की जाए निरंतरता की तो ये निरंतरता है। निरंतरता का मतलब लगातार इसके अंदर क्या है, बहुत पहाड़ी नुमा संरचनाएं बनी हुई है पश्चिमी घाट में लगातार, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। पूर्वी घाट के अंदर पहले एक पहाड़ है, उसके बाद में गैप आ गया, फिर दूसरा आ गया, फिर थोड़ा गैप आ गया, फिर तीसरा आ गया। ये क्या है, ये निरंतर है, कंटिन्यूटी है, लेकिन इसके अंदर कंटिन्यूटी नहीं है, ये डिसकंटिन्यूटी है पूर्वी घाट के अंदर। अगर ऊंचाई की बात की जाए तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई अधिक है, जबकि पूर्वी घाट की ऊंचाई है वो क्या है, कम है। तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई अधिक ऊंचाई होती है, लेकिन पूर्वी घाट की जो ऊंचाई है वो कम है। अगर ढलान की बात की जाए तो पश्चिमी घाट का खड़ी ढलान है, जबकि पूर्वी जो घाट है उसका क्रमिक ढलान है, मतलब इसका ढलान कम है, और जबकि पश्चिमी घाट का जो ढलान है वो अधिक है। अगर निकटता की बात की जाए तो जो पश्चिमी घाट है वो समुद्र के बहुत करीब है, और जबकि जो पूर्वी घाट है वो समुद्र से क्या है, दूर है। तो जैसे ये हमारा पश्चिमी घाट है, देखिए ये समुद्र के बिल्कुल करीब हो गया, यहाँ पे ये समुद्र आ गया, समुद्र के बिल्कुल करीब है। लेकिन जो हमारा पूर्वी घाट है, देखिए समुद्र तो यहीं रह गया, और पूर्वी घाट कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये समुद्र से क्या है, दूर है, और जबकि जो पश्चिमी घाट है ये समुद्र के बहुत पास है। ये आपको याद रखिए, कई बार पूछा जाता है। इस स्थान में तो पश्चिमी तट के समांतर है पश्चिमी घाट, और पूर्वी घाट पूर्वी तट के समांतर है। विस्तार की बात की जाए तो पश्चिमी तट है जो गुजरात से केरल तक है, और पूर्वी घाट है जो उड़ीसा से तमिलनाडु तक है। कंटिन्यूटी की बात की जाए तो पश्चिमी घाट के अंदर कंटिन्यूटी होती है, जबकि पूर्वी घाट के अंदर कंटिन्यूटी नहीं होती है। ऊंचाई की बात की जाए तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई अधिक होती है पूर्वी घाट की तुलना में। अगर ढलान की बात की जाए तो पश्चिमी घाट का ढलान पूर्वी घाट के ढलान की तुलना में भी अधिक होता है। और अगर बात की जाए निकटता की तो पश्चिमी घाट है वो समुद्र के बहुत निकट होता है, और जबकि जो पूर्वी घाट है वो समुद्र से दूर होता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं वर्षा की। तो जो पश्चिमी घाट है वहां पर अधिक वर्षा होती है, जबकि पूर्वी घाट पर कम वर्षा होती है। जो हमारा पश्चिमी घाट होता है उसके अंदर क्या होती है, अधिक वर्षा होती है, और जबकि जो हमारा पूर्वी घाट है उसके अंदर कम वर्षा होती है। अगर नदियों की बात की जाए तो जो पश्चिमी घाट है उसके अंदर छोटी और तेज नदियां होती हैं, जबकि लंबी और धीमी नदियां होती हैं। और जो हमारी पूर्वी घाट है उस पर क्या होती है, लंबी नदियां और धीमी नदियां होती हैं, और जबकि पश्चिमी घाट के अंदर छोटी नदियां होती हैं, तेज होती हैं। अगर जैव विविधता की बात की जाए तो इसके अंदर उच्च जैव विविधता पाई जाती है पश्चिमी घाट के अंदर, पूर्वी घाट के अंदर कम जैव विविधता पाई जाती है। अगर कटाव की बात की जाए तो इसका कटाव कम होता है। पश्चिमी घाट का कटाव क्या होता है, कम होता है। अब ये कम क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे वनस्पतियाँ पाई जाती है, इसलिए कटाव कम होता है पश्चिमी घाट में। लेकिन पूर्वी घाट के अंदर कटाव अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ बहुत कम पाई जाती हैं। अगर दर्रे की बात की जाए
तो पश्चिमी घाट के अंदर बहुत कम दर्रे होते हैं, मतलब पहाड़ों के बीच में रास्ता बहुत कम होता है, बहुत जगह पहाड़ों के बीच में रास्ता बहुत ही कम है। लेकिन पूर्वी घाट है, इसके अंदर बहुत अधिक क्या है, दर्रे हैं। दर्रे का मतलब पहाड़ों के बीच में होकर रास्ता गुजर रहा है। तो पश्चिमी घाट में बहुत कम दर्रे हैं, जबकि पूर्वी घाट के अंदर बहुत अधिक दर्रे हैं। अगर वनस्पति की बात की जाए तो इसके अंदर घने वनस्पति मतलब बहुत अधिक वन पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में, लेकिन जो पूर्वी घाट है इसके अंदर कम वन पाए जाते हैं, मतलब विरल वन है, और इसके अंदर घने वन है, मतलब सघन वन है। प्रमुख चोटियों की बात की जाए तो पश्चिमी घाट के अंदर अनाईमुडी प्रमुख चोटी है, और जबकि पूर्वी घाट के अंदर महेंद्रगिरी प्रमुख चोटी है। तो ये याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे अधिक वर्षा किस घाट में होती है, तो पश्चिम घाट में होती है, पूर्वी में कम होती है। नदियों की अगर बात की जाए तो पश्चिमी घाट की नदियां छोटी और तेज होती हैं, पूर्वी घाट की नदियां लंबी और धीमी होती हैं। जैव विविधता की बात की जाए तो पश्चिमी घाट में जैव विविधता उच्च होता है और पूर्वी घाट में कम होता है। कटाव की बात की जाए तो पश्चिमी घाट का जो कटाव है वो कम होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, जबकि पूर्वी घाट का कटाव अधिक होता है। दर्रे की बात की जाए तो पश्चिमी घाट के अंदर जो दर्रे हैं वो बहुत कम है, जबकि पूर्वी घाट के अंदर जो दर्रे हैं वो बहुत अधिक है। वनस्पति पश्चिमी घाट में घने वन पाए जाते हैं, और जबकि जो पूर्वी घाट है उसमें विरल वन पाए। विरल का मतलब बहुत कम वन होते हैं, दूर दूर होते हैं, और जबकि पश्चिमी घाट में बहुत घने वन है, मतलब बहुत पास पास वन पाए जाते हैं। और प्रमुख चोटियों में तो पश्चिमी घाट के अंदर प्रमुख चोटी अनाईमुड़ी है, और जबकि पूर्वी घाट के अंदर महेंद्रगिरी है। तो ये याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम तट रेखा की। तो देखिए, तट रेखा कई प्रकार की होती है, जैसे एक कच्छ तट होता है, एक काठियावाड़ तट होता है, एक कोंकण तट होता है, एक कन्नड़ तट होता है, और एक मालावर तट होता है, एक कोरोमंडल तट होता है, एक गोलगंडा तट होता है, और एक उत्तरी सागर तट होता है। तो जो कच्छ तट है, काठियावाड़ तट है, कोंकण तट है, कन्नड़ तट है और मालावर तट है, ये किधर की तरफ है, पश्चिमी घाट की तरफ है। किधर है, ये पश्चिमी तट, इनको पश्चिमी तट बोलता है, क्योंकि ये भारत की कौन सी दिशा में है, पश्चिम। देखिए, जब हम मैप करते हैं तो ऊपर की तरफ क्या मानते हैं, उत्तर मानते हैं, क्या मानते हैं, इधर नॉर्थ मानते हैं, इधर साउथ मानते हैं, और इधर की तरफ क्या मानते हैं, ईस्ट, और इधर की तरफ वेस्ट माना जाता है। तो ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, इधर की तरफ पूरब और इधर की तरफ पश्चिम। अगर भारत की तुलना में अगर मान लीजिए यहाँ बीच में है आप, तो इधर की तरफ आपका क्या हो गया, पूरब हो गया, और इधर की तरफ आपका क्या हो गया, पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। अगर हम बात करें तो इधर का तट क्या कहलाएगा, पूर्वी तट कहलाएगा, और इधर का तट क्या कहलाता है, पश्चिमी तट कहलाता है। तो कच्छ तट, काठियावाड़ तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालावर तट, ये सारे के सारे क्या है, पश्चिमी तट है। और जबकि उत्तरी सागर तट, गोलगोंडा तट और कोरोमंडल तट, ये सारे के सारे क्या हैं, पूर्वी तट हैं। अब हम एक एक तट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, कच्छ तट की। किसकी बात करते हैं, कच्छ तट। तो कच्छ तट की बात की जाए तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है, इतना है, ये कहाँ से है, ये हल्का जो ऊपर से घूम रहा है ना, ये यहाँ तक क्या है, कच्छ तट है। तो सबसे पहले बात करते हैं कच्छ तट की। तो जो कच्छ तट है ये कहाँ पर स्थित है, गुजरात के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, गुजरात के अंदर स्थित है। और ये कहाँ पे स्थित है, कच्छ क्षेत्र में। तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला, ये कौन सा क्षेत्र है, कच्छ क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र होता है, क्योंकि इसी के अंदर कच्छ की खाड़ी भी स्थित है। तो इसको क्या बोल, यहाँ पे क्या है, कच्छ की खाड़ी है। यहाँ पर क्या स्थित है, कच्छ की खाड़ी है। और यहाँ पर क्या है, कच्छ का रण है। क्या है, यहाँ पे कच्छ का रण है, और इसको क्या बोला जाता है, कच्छ की खाड़ी। ये क्या है, ये वाली जो खाड़ी है कच्छ की खाड़ी है, और ये कच्छ का रण है। ये कच्छ की खाड़ी नहीं है, ये कच्छ का रण है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, कच्छ की खाड़ी है। तो ये वाला जो एरिया यहाँ से यहाँ तक का है, ये वाला तट कौन सा कहलाता है, कच्छ तट कहलाता है। कौन सा तट कहलाता है, यहाँ तक का जो तट है इसी को क्या बोला जाता है, कच्छ तट बोला जाता है। तो ये वाला जो तट है इसी को क्या बोला जाता है, यहाँ तक का जो तट है इसी को कच्छ तट बोलते हैं। ये गुजरात राज्य में है, और कहाँ से कहाँ तक है, ये कच्छ क्षेत्र के अंदर है, मतलब कच्छ की खाड़ी के अंदर का जो तट होता है उसी को क्या बोला जाता है, कच्छ तट कहते हैं। अब बात करते हैं काठियावाड़ तट की। किसकी बात करते हैं, काठियावाड़ तट की। तो जो काठियावाड़ तट है ये भी गुजरात राज्य के अंदर ही है। कहाँ पे है, गुजरात राज्य के अंदर ही है। और कहाँ से कहाँ तक है, तो ये कच्छ से लेकर दमन तक है। कहाँ से कहाँ तक है, ये कच्छ से लेकर के दमन तक है। तो जो हमारा
काठियावाड़ तट है ये कहाँ से कहाँ तक है, ये हमारा जो कच्छ है वहां से लेकर के कहाँ तक है, दमन तक है। ये याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। कच्छ से दमन तक का जो तट होता है उसको क्या बोला जाता है, काठियावाड़ा तट। ये कच्छ से स्टार्ट होता है और दमन तक है, और जो कच्छ वाला क्षेत्र होता है वो कच्छ तट के अंदर आता है, और कच्छ से जो दमन तक का क्षेत्र है वो किसके अंदर आता है, काठियावाड़ा तट के अंदर आता है। अब बात करते हैं कोंकण तट की। किसकी बात करते हैं, कोंकण तट की। तो कोंकण तट की बात की जाए तो जो कोंकण तट है ये महाराष्ट्र और गोवा में कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र और गोवा। तो जो कोंकण तट है ये महाराष्ट्र और गोवा से मिलकर बना हुआ है, और ये कहाँ से कहाँ तक है, ये दमन से है। कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ये दमन से स्टार्ट हो जाता है और गोवा तक जाता है। कहाँ तक जाता है, गोवा तक जाता है। तो यहाँ पे दमन एक जगह होती है, वहां से ये स्टार्ट हो जाता है और कहाँ तक जाता है, यहाँ गोवा तक ये जाता है। कहाँ तक जाता है, गोवा तक जाता है। तो ये वाले तट को क्या बोला जाता है, कोंकण तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोंकण तट बोलते हैं। ये दमन से स्टार्ट होता है और गोवा तक जाता है, और इस वाले जो तट को इसको क्या बोला जाता है, कोंकण तट कहते हैं। ये महाराष्ट्र और गोवा राज्य दोनों में है। तो इसके अंदर महाराष्ट्र राज्य की तटरेखा भी आ जाती है और गोवा राज्य की तटरेखा भी आ जाती है। अब बात करते हैं कन्नड़ तट की। किसकी बात करते हैं, कन्नड़ तट की बात करते हैं। तो जो कन्नड़ तट है ये कर्नाटक के अंदर है। किस राज्य के अंदर स्थित है, ये कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। अगर बात की जाए कहाँ से कहाँ तक है, तो ये गोवा से मंगलुरु तक है। कहाँ से कहाँ तक है, ये जो कन्नड़ तट है, ये वाला जो तट होता है इसी को कन्नड़ तट बोलते हैं। और ये कहाँ से कहाँ तक स्थित है, गोवा से मंगलुरु तक। उससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, कन्नड़ तट से पहले मैं आपको बताया था कोंकण तट। कोंकण तट है वो दमन से गोवा तक है, और जबकि ये जो कन्नड़ तट है ये गोवा से मंगलुरु तक है। कहाँ से है, गोवा से मंगलुरु तक है। ये याद रखिए, ये कर्नाटक के अंदर स्थित है और ये गोवा से स्टार्ट होकर कहाँ तक है, मंगलुरु तक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मालावर तट की। किसकी बात करते हैं, मालावर तट की। तो जो मालावर तट है ये केरल राज्य के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये केरल राज्य के अंदर स्थित है। अगर बात की जाए कहाँ से कहाँ तक है, तो ये मंगलुरु से लेकर के कन्याकुमारी तक है। कहाँ तक है, मंगलुरु से लेकर के जो कन्याकुमारी तक की जो तटरेखा है उसी को क्या बोला जाता है, मालावर तट कहा जाता है। ये जो तटरेखा है इसी को क्या बोला जाता है, मालावर तट बोला जाता है। ये मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक है। तो जो मालावर तट है ये मंगलुरु से लेकर के कन्याकुमारी तक है। तो मैंने आपको पश्चिमी तट के बारे में बता दिया। कच्छ का तट है जो कच्छ क्षेत्र के अंदर है। जो काठियावाड़ा तट है वो कच्छ से लेकर के दमन तक है। जो कोंकण तट है, जो ये कच्छ और काठियावाड़ा तट है ये दोनों के दोनों गुजरात के अंदर स्थित है। और जो कोंकण तट है ये दमन से लेकर गोवा तक है। इसके अंदर महाराष्ट्र और गोवा राज्य आ जाता है। कन्नड़ तट है वो गोवा से मंगलुरु तक है, ये कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। और जो मालावर तट है ये केरल राज्य के अंदर स्थित है, मंगलुरु से लेकर के कन्याकुमारी तक। अब बात करते हैं हम पूर्वी तट की। किसकी बात करते हैं, पूर्वी तट की। सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी सागर तट। किसकी बात करते हैं, उत्तरी सागर तट की बात करते हैं। तो उत्तरी सागर तट है ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दो राज्य है। ये उड़ीसा वाला राज्य की तटरेखा आ जाती है और यहाँ से आंध्र प्रदेश राज्य की तटरेखा स्टार्ट हो जाती है। तो जो उत्तरी सागर तट है ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य दोनों राज्यों की तटरेखाओं से मिलकर बना हुआ है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये महानदी से गोदावरी नदी तक है। कहाँ से, ये याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है कहाँ से कौन सी नदी तक है। तो जो उत्तरी सागर तट है ये महानदी से गोदावरी नदी तक है। तो जो उत्तरी सागर तट है ये कौन कौन से राज्यों के अंदर इसे, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की जो तटरेखा है उनसे मिलकर बना हुआ है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, महानदी से गोदावरी तक। नेक्स्ट अब बात करते हैं गोलकोंडा तट की। किसकी बात करते हैं, गोलकोंडा तट की। तो अगर बात की जाए गोलकोंडा तट की तो ये कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। और ये गोदावरी से कृष्णा नदी तक है। कहाँ तक स्थित है, गोदावरी से स्टार्ट होता है, गोदावरी नदी से कृष्णा नदी तक का जो तट होता है उसी को गोलकोंडा तट कहा जाता है। तो जो गोलकोंडा तट है ये आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है और ये गोदावरी नदी से कृष्णा नदी तक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कोरोमंडल तट की। किसकी बात करते हैं,
कोरोमंडल तट की। तो उत्तरी सागर तट की बात कर ली, महानदी से गोदावरी तक है, ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। गोलगंडा तट है वो गोदावरी से कृष्णा नदी तक स्थित है आंध्र प्रदेश में। और जो कोरोमंडल तट है ये कृष्णा नदी से स्टार्ट हो जाता है और कन्याकुमारी तक है। तो जो हमारा कोरोमंडल तट है ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों के अंदर स्थित है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक है। कहाँ तक, कहाँ से है? ये कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक है। ये आपको ये छोड़ दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है आपको। आप इसमें याद रखिए जो कोरोमंडल तट है ये कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक है। तो अभी आपको मैंने तटों के बारे में बता दिया कि एक तट होता है कच्छ का तट होता है जो कच्छ क्षेत्र में है। काठियावाड़ तट की बात की जाए ये भी गुजरात के अंदर स्थित है, ये कच्छ से दमन तक है। कोंकण तट की बात की जाए तो ये दमन से गोवा तक है, महाराष्ट्र और गोवा राज्य के अंदर स्थित है। कन्नड़ तट की बात की जाए तो ये कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है, गोवा से मंगलुरु तक। और अगर मालावर तट की बात की जाए तो ये केरला राज्य के अंदर स्थित है, मंगलुरु से लेकर के कन्याकुमारी तक। उसके बाद बात की जाए उत्तरी सागर तट की तो ये महानदी से गोदावरी तक है, इसके अंदर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य की तटरेखा आती है। जो गोलगोंडा तट है इसके अंदर आंध्र प्रदेश राज्य की तटरेखा आती है और ये गोदावरी से कृष्णा नदी तक है। और जो कोरोमंडल तट है इसके अंदर आंध्र प्रदेश की तटरेखा भी आती है और तमिलनाडु की तटरेखा भी आती है। और ये कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक है। तो अभी तक हमने पूरे तटों के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले भारत की तटरेखा किसे कहते हैं? तो भूमि और समुद्र की सीमा को, पहाड़ और मैदान की सीमा को, नदी और झील की सीमा को, या जंगल और शहर की सीमा को। तो भूमि और जो समुद्र की सीमा, जहाँ पर भूमि और जहाँ पर जमीन और पानी मिलते हैं, समुद्र मिलता है, उसी को क्या बोला जाता है? तटरेखा कहा जाता है। तो जहाँ भूमि और समुद्र मिलते हैं उसे तटरेखा कहते हैं। नेक्स्ट, भारत की मुख्य भूमि तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की जो मुख्य भूमि तटरेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। अगर इसके अंदर हम अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप की तटरेखा को भी शामिल कर लिया जाए तो कितनी हो जाती है? 7516 किलोमीटर। ये पुरानी तटरेखा है। अगर नई की बात की जाए तो नई जो सैटेलाइट से मापी गई है उसके अनुसार कितनी है टोटल तटरेखा की लंबाई? 11000 किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत की कुल तटरेखा कितनी है जिसमें अगर द्वीपों को भी शामिल कर लिया जाए? तो द्वीपों को जब शामिल कर लिया जाता है तो 7516 किलोमीटर है। और जब अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप की तटरेखा को हटा दिया जाता है तो मुख्य भूमि की तटरेखा कितनी आ जाती है? 6100 किलोमीटर। तो भारत की कुल तटरेखा कितनी है? 7516 किलोमीटर। भारत की तटरेखा किन समुद्रों से घिरी है? तो जो भारत की तटरेखा है वो भारत के पश्चिमी साइड में अरब सागर से घिरी हुई है और पूर्वी साइड में बंगाल की खाड़ी से घिरी हुई है। नेक्स्ट, पश्चिमी तट किस समुद्र के किनारे हैं? तो जो भारत का जो पश्चिमी तट है वो अरब सागर के किनारे, कहां पर स्थित है? अरब सागर के किनारे है। और जब की बात की जाए पूर्वी तट की तो पूर्वी तट किस समुद्र के किनारे है? तो बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा तटीय राज्य कौन सा है? तो अगर भारत का सबसे लंबा तटीय राज्य की बात की जाए तो गुजरात की है और दूसरे नंबर की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश है। तो भारत का सबसे लंबा तटीय राज्य गुजरात है और अगर दूसरे नंबर की बात की जाए तो दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है। नेक्स्ट, भारत का सबसे छोटा तटीय राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा तटीय राज्य है वो गोवा है। क्या है? गोवा है। इसमें याद रखिए अगर पूछा जाए ओवरऑल क्या है तो ओवरऑल में लक्षद्वीप सबसे बड़ा है वो, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश, जब राज्य की बात करें तो गुजरात है और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो क्या है? अंडमान निकोबार है। नेक्स्ट, कच्छ तट किस राज्य में स्थित है? तो जो कच्छ तट है वो गुजरात राज्य में स्थित है। कहां पर स्थित है? कच्छ तट है जो गुजरात राज्य के अंदर स्थित है और कच्छ क्षेत्र में पाया जाता है। कोरोमंडल तट कहाँ स्थित है? तो जो कोरोमंडल तट है ये कहां पर स्थित है? ये पूर्वी तट पर स्थित है। कहां पर स्थित है? पूर्वी तट पर स्थित है। मैंने आपको बताया था ये कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक है और ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों तट रेखाओं से मिलकर बना हुआ है। मालावर तट कहाँ स्थित है? तो मालावर तट है ये पश्चिमी तट पर स्थित है और अगर बात की जाए इसकी लोकेशन की तो ये मंगलुरु से लेकर के कहाँ तक है?
कन्याकुमारी तक है और केरल राज्य में स्थित है। कौन सा तट अधिक समतल है? अगर समतल की बात की जाए तो जो पूर्वी तट है वो क्या है? अधिक समतल है। और जबकि जो पश्चिमी तट है वो क्या है? ऊबड़ खाबड़ है। कैसा है? पश्चिमी तट है वो ऊबड़ खाबड़ है, जबकि पूर्वी तट है वो क्या है? समतल है। तो पूर्वी तट अधिक चौड़ा और समतल है, जबकि पश्चिमी तट चौड़ा नहीं है और ना ही समतल है। कौन सा तट सकरा है? तो जो पश्चिमी तट है वो कैसा है? सकरा है। कैसा है? सकरा है। भारत का पूर्वी तट किन राज्यों से गुजरता है? तो भारत का जो पूर्वी तट है उसके अंदर वैसे तो बात की जाए तो गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है, गोवा आता है, कर्नाटक आता है और केरल आता है। तो लेकिन ऑप्शन के अनुसार बात की जाए तो ऑप्शन के अनुसार कौन सा हो गया? गुजरात और नहीं, पूर्वी तट की बात कर रहा है। देखिए मैंने अभी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये क्या है? पश्चिमी तट है। अगर पूर्वी तट की बात की जाए तो पूर्वी तट के अंदर उड़ीसा आ जाता है, आंध्र प्रदेश आ जाता है और तमिलनाडु आ जाता है। तो भारत का पूर्वी तट किन राज्यों से है? तो तमिलनाडु और उड़ीसा उसके अंदर आते हैं। भारत का पश्चिमी तट किन राज्यों से गुजरता है? तो भारत का पश्चिमी तट गुजरात, महाराष्ट्र राज्यों से गुजरता है, बिहार, झारखंड से नहीं, ना ही उत्तर प्रदेश से, ना ही मध्य प्रदेश से। किससे? तो गुजरात से गुजरता है। ये गुजरात से स्टार्ट होता है पश्चिमी तट और कहाँ तक जाता है? केरल तक जाता है। उसके अंदर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल राज्य आते हैं। तटीय अपवर्दन किसे कहते हैं? तो तटीय अपवर्दन का मतलब होता है समुद्र के द्वारा जो मिट्टी का कटाव होता है उसी को क्या बोला जाता है? तटीय अपवर्दन। और जो तटीय अपवर्दन है ये सबसे अधिक पश्चिमी घाट में होता है। किस पे होता है? पश्चिमी तट पर सबसे अधिक होता है। तो मिट्टी के कटाव को क्या कहते हैं? तटीय अपवर्दन। तट रेखा में बदलाव क्यों होता है? तो तट रेखा में जो बदलाव होता है वो समुद्र ज्वार भाटा के कारण आता है। पानी तट से टकराता है फिर पीछे जाता है, तो इससे क्या होता है? जो जमीन होती है वो क्या करती है? जो समुद्र है वो अपने साथ मिट्टी को लेके चला जाता है। तो इससे क्या होता है? तट रेखा में बदलाव हो जाता है, तो उसके कारण ज्वार भाटा होता है, मतलब पानी का आगे आना फिर पीछे हटना, हवाओं का भी होता है और समुद्री धाराएं। तो ये सभी कारण होते हैं तट रेखा के बदलाव के लिए। नेक्स्ट, भारत में कितने प्रमुख तट हैं? तो भारत में 2 प्रमुख तट हैं, एक पश्चिमी तट और एक पूर्वी तट। पश्चिमी घाट कहाँ स्थित है? तो जो पश्चिमी घाट है वो भारत के पश्चिमी तट के समांतर है। किसके समांतर है? जो पश्चिमी घाट है वो भारत के पश्चिमी तट के समांतर है और पश्चिमी घाट अरब सागर के समांतर भी है। और जो पूर्वी घाट है वो भारत के पूर्वी तट के समांतर है और इसको बंगाल की खाड़ी के समांतर भी मान सकते हैं। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? सह्याद्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट, पूर्वी घाट की विशेषता क्या है? तो निरंतर पर्वत श्रृंखला है या खंडित पर्वत श्रृंखला है या बहुत ऊंची है या हिमाच्छादित है? तो कैसी है? खंडित पर्वत श्रृंखला है। तो बीच में पर्वत आ गया, फिर थोड़ा गैप आ गया, फिर उसके बाद पर्वत आ गया, ऐसा आ जाता है पूर्वी घाट में। लेकिन पश्चिमी घाट में ऐसा नहीं है। पश्चिमी घाट के अंदर निरंतर पर्वत श्रृंखला है। तो पूर्वी घाट के अंदर खंडित पर्वत श्रृंखला पाई जाती है और जबकि पश्चिमी घाट के अंदर निरंतर पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। तो पश्चिमी घाट है वो कैसा है? टूटा फूटा है। भारत की सबसे ऊंची चोटी पश्चिमी घाट के अंदर कौन सी है? तो पश्चिमी घाट के अंदर जो अनामुडी है वो भारत की पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट की प्रमुख चोटी कौन सी है? तो पूर्वी घाट की अगर प्रमुख चोटी की बात की जाए तो कौन सी है? महेंद्रगिरी। पश्चिमी घाट यूनेस्को विश्व धरोहर क्या है? तो पश्चिमी घाट यूनेस्को विश्व धरोहर का मतलब होता है जैव विविधताएं बहुत पाई जाती हैं। तो इसका आंसर हो गया उच्च जैव विविधता के कारण इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। जो पश्चिमी घाट है उसको यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है क्योंकि इसके अंदर बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है। पश्चिमी घाट में वर्षा अधिक क्यों होती है? तो पश्चिमी घाट में वर्षा अधिक इसलिए होती है, एक तो ये समुद्र के बहुत पास होता है पश्चिमी घाट, दूसरा इसमें जो पर्वत होता है वो निरंतर होता है। कैसे होता है? निरंतर पर्वत होता है इसलिए वो अवरोधक का काम करता है, और तीसरा हवाओं के कारण। ये सारे के सारे कारण हैं जिसके अंतर्गत पश्चिमी घाट में वर्षा क्या होती है? पूर्वी घाट की तुलना में ज्यादा होती है। तो समुद्र के पास, पर्वत अवरोधक और हवाओं, ये तीनों कारण से पश्चिमी घाट में जो वर्षा है वो पूर्वी घाट की तुलना में अधिक होती है। नेक्स्ट, पूर्वी घाट में वर्षा कम क्यों होती है?
तो पूर्वी घाट में वर्षा कम इसलिए होती है, एक तो ये समुद्र से दूर होता है, एक इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो पश्चिमी घाट की तुलना में इसकी ऊंचाई कम होती है, और इसके अंदर जो अवरोधक है वो कम होते हैं। पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट में अवरोधक कम होते हैं। इन तीनों ही कारण से पूर्वी घाट में जो वर्षा होती है वो कम होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। पश्चिमी घाट की नदियां कैसी होती हैं? तो पश्चिमी घाट की नदियां छोटी और तीव्र होती हैं। कैसी होती हैं? छोटी होती हैं और तीव्र होती हैं। जबकि पूर्वी घाट की नदियां बात की जाए तो वो लंबी होती हैं और वो कैसी होती हैं? धीमी होती हैं। पूर्वी घाट की नदियां कैसी होती हैं? पूर्वी घाट की नदियां हैं जो लंबी होती है, ये डेल्टा बनाती हैं और ये धीमी होती हैं। पश्चिमी घाट किस समुद्र के पास स्थित है? तो जो पश्चिमी घाट है ये कौन से समुद्र के पास स्थित है? अरब सागर। और पूर्वी घाट कहाँ किस समुद्र के पास स्थित है? तो पूर्वी घाट की बात की जाए तो ये बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।